नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे वैदिक संस्कृति। सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर वैदिक संस्कृति क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई संस्कृति का विकास हुआ जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इस सभ्यता के जनक आर्य थे। इस सभ्यता के जनक कौन थे? आर्य। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है और ये विभाजन किसने किया था? विंटर नित्य ने किया। विंटर नित्य ने किया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण शहरी या ग्रामीण शहरी या इनमें से कोई नहीं। देखिए वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण। कौन सी थी? ग्रामीण। वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, वह थी शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऋग्वेद संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। देखिए वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी को पूर्व वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी बात, ये देखो पहला खंड है। दूसरा खंड दूसरा भाग जिसे हम उत्तर वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, उसका काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? देखिए दोस्तों, आर्य कहाँ से आए थे इस बात पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सर्वमान्य मत मैक्स मुलर का है और वह है मध्य एशिया। मध्य एशिया के बारे में अधिकांश विद्वानों एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमत्ता, ज्ञान, शक्ति, कुशलता। तो कौन सा होगा? ज्ञान। देखिए वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, पुराणों में, उपनिषदों में। तो कहाँ मिलता है अपन को? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और अथर्ववेद में ज्योतिष के बारे में बताया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के पास या समीप बैठकर ज्ञान लेना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी? जन्म पर, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर, शिक्षा पर। तो किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। व्यवसाय पर आधारित थी। जो जैसे काम करेगा उसका वर्ण वही होगा। परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते यह जन्म पर आधारित हो गई थी। 7वां क्वेश्चन। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु
के आरोही क्रम या क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, जो आश्रम होते हैं, व्यक्ति के 100 वर्ष मानकर 4 आश्रमों का निर्धारण किया गया था। वह 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्माश्रम, जिसकी आयु 0 से 25 वर्ष मानी गई है। उसके बाद में आता है जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, उसकी आयु 26 वर्ष से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी आयु 51 वर्ष से 75 वर्ष तक मानी गई है। और संन्यास आश्रम की 76 वर्ष से 100 वर्ष तक मानी गई है। तो कौन सा होगा इसमें? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। देखिए दोस्तों, गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आश्रम के आधार पर अन्य आश्रम टिके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? चावल, गेहूं, धड़ या अष्टकर्णी। तो कौन सा होगा इसमें? चावल। व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? चावल। गेहूं को क्या कहते थे? गोधूम। घृत क्या था? घी। अष्टकर्णी क्या थी? गाय। वैदिक कालीन ये शब्दावली हैं। व्रीहि का अर्थ होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्री कहा गया है? तो किसमें कहा गया? किसको कहा गया? इंद्र को, अग्नि को, प्रजापति को, सूर्य को। तो किसको कहा गया था? प्रजापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य संस्कृति का मुख्य आधार था पशुपालन, व्यवसाय, कृषि व पशुपालन। तो कौन सा होगा? कृषि व पशुपालन। देखिए दोस्तों, आर्य संस्कृति के जो लोग थे वह थे घुमक्कड़। इसी वजह से वहाँ पर या उस समय कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। और ऋग्वेद के अंदर कपास का भी कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? यह भारतीय संगीत का जनक कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। तो किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सोम के लिए, वरुण के लिए, अग्नि के लिए, इंद्र के लिए। तो किसके लिए हुआ? इंद्र के लिए हुआ था। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में जो प्रथम भाग है ऋग्वेद काल, उसके अंदर इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया था। और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के दूसरे खंड, दूसरे भाग ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में इंद्र का महत्व कम हो गया और यहाँ पर किसका महत्व आ गया था? प्रजापति का। और पुरंदर शब्द का अर्थ क्या है? दुर्ग का विनाश करने वाला। दुर्ग का विनाश करने वाला। किस नदी को आर्यों के समय सदा नीरा कहा जाता था? किस नदी को आर्यों के समय सदा नीरा कहा जाता था? गंडक नदी को, काबुल नदी को, झेलम नदी को, व्यास नदी को। तो किस नदी को कहा जाता था? गंडक नदी को। काबुल कौन सी नदी को कहा जाता था? कुंभा नदी को। कौन सी नदी को कहा जाता था? कुंभा। झेलम को क्या कहते थे? जो झेलम नदी थी, जो झेलम नदी है उसको कहते थे विस्ता। और व्यास को कहते थे विपाशा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का उल्लेख कौन से वेद में हुआ? गोत्र शब्द का उल्लेख कौन से वेद में हुआ? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो कौन से वेद में हुआ? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में कुल
मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द निषक का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। वैदिक काल में इसका अर्थ क्या था? आभूषण, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग के तौर पर हुआ। किस रूप में हुआ? नदी के रूप में, गाय के रूप में, मुद्रा के रूप में, लिपि के रूप में। तो किसके रूप में हुआ? मुद्रा के रूप में। देखिए, जो निषक था उसका ऋग्वेद काल में किसके लिए प्रयुक्त हुआ? आभूषण के लिए। किसके लिए हुआ था? आभूषण के लिए, जिसका बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? मुद्रा के नाम से जाने जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? यमुना, सरस्वती, सिंधु, गंगा। तो कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। इसे नदियों की देवी कहा जाता था। और ऋग्वेद में इसका विलुप्ति का कारण राजस्थान के अंदर आके ये है विलुप्त हो चुकी थी, जो आज घग्गर नदी के अवशेष के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? सब्जियां और फल, चावल व दाल, दूध और इसके उत्पाद, जौ और चावल। तो कौन सा था? दूध और इसके उत्पाद, दूध और दूध से बनी जो भी वस्तुएं वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। नमक का ऋग्वेद कालीन में कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? प्रवासी के रूप में, शरणार्थी के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में, सौदागर तथा खानाबदोश के रूप में। तो किसके रूप में आए थे भारत में आर्य? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अफगानिस्तान से होते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उससे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे, कर प्राप्त करते थे, उससे क्या कहते थे? कर, बलि, विधत, सीता। तो क्या कहते थे? बलि कहते थे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद सभ्यता में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई होती थी। ग्राम, विष, जन, परिवार। तो कौन सी होती थी? ग्राम। देखिए, सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, उसके बाद में बड़ी इकाई होती थी विष, और इसके बाद में बड़ी इकाई होती थी जन। देखिए, ग्राम का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो क्या कहलाता था? ग्रामीण। विष का विषपति, और जन का क्या कहलाता था? राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? यमुना, गंगा, सिंधु, सरस्वती। कौन सी थी? सिंधु। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु। दोनों अलग अलग हैं। सबसे पवित्र नदी का नाम आए तो कौन सी होगी? सरस्वती। और सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम आए तो कौन सी होगी? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में शूद्र की उत्पत्ति बताई है। ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में शूद्र की उत्पत्ति किससे बताई गई है? देखिए, मुख से, भुजा से, जंघा से, पैरों से। तो किससे बताई है? पैरों से। देखिए, पुरुष सूक्त में विराट व्यक्ति के व्यक्तित्व से मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी। और इसमें प्रथम मुख से किसकी हुई थी? ब्राह्मण। किसकी हुई थी? ब्राह्मण। दूसरा कौन सा है? क्षत्रिय। तीसरा कौन सा है? वैश्य।
इन तीनों को क्या कहते हैं? दिवज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक किस यज्ञ से एक घोड़ा छोड़ा जाता था जिसे राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। देखिए दोस्तों, राजसूय यज्ञ, इसके अंदर राज्याभिषेक का अनुष्ठान किया जाता था। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। यह घोड़ा जिन प्रदेशों से बिना किसी विरोध के गुजरता था वे प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते थे। यह राजा की शक्ति का प्रतीक कहलाता था। नेक्स्ट, वाजपेयी यज्ञ। नेक्स्ट कौन सा है? वाजपेयी यज्ञ। इसके अंदर देखिए, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था जिससे उसके सहयोगी द्वारा राजा को विजयी बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? परुष्णी। क्या नाम था? परुष्णी। देखिए दोस्तों, कुंभा नदी कौन सी नदी को कहते थे? वैदिक काल में कौन सी नदी थी वो? काबुल। परुष्णी, रावी, विस्ता, झेलम और शतुद्री, सतलज। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल का नाम है स्टडी विद पेपर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।